नमस्कार। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, न्यूज रूम में हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भरत जी, महमूदाबाद को एक बड़ी जमानत सुप्रीम कोर्ट से दे दी गई है। देखिए, ये बड़ी जीत है प्रोफेसर अली खान की, क्योंकि प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत का मतलब ये है कि विशेष परिस्थितियों में उनको जमानत दे दी गई है। अंतरिम जमानत का मतलब ये है कि जब आपको मेन रास्ते से जमानत ना मिल रही हो, तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी अदालत द्वारा आपको जो जमानत दी जाती है उसे अंतरिम जमानत बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि भाई, अधिकारियों के अपमान वाला बयान कहाँ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और कोर्ट रूम के भीतर आज अच्छी खासी बहस हुई और उसके बाद जब सरकार बगले झाँकने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अंतरिम जमानत दी है। जी। मामला ये था कि कल की बात मैं बताऊं, कल देर शाम सोनीपत की जो सीजेएम कोर्ट है, उस कोर्ट में हरियाणा की जो पुलिस है, हरियाणा भाजपा सरकार है, वहां की जो पुलिस है, वो पुलिस प्रोफेसर अली खान को रिमांड पर ले जाने की बात कह रही थी कि हमें 7 दिन की रिमांड इनकी दीजिए। लेकिन सीजेएम कोर्ट ने, सोनीपत की कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कल भेज दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला गया, ये देश में बच्चा बच्चा जानता था, हर संविधान का जानकार जानता था, हर वकील ये जानता था और चीज़ों की समझ रखने वाले लोग ये जानते थे कि ये मामला बहुत ज़्यादा दिन तक, बहुत ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। क्यों, कैसे प्रोफेसर को फंसाया गया, कैसे उनके खिलाफ क्या क्या हुआ वो बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ जल्दी से वो जान लेते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने कहा है कि आपकी आपत्ति जायज़ है। आपकी आपत्ति मतलब सरकार की जो आपत्ति है वो जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को सीजेएम सोनीपत की संतुष्टि के लिए जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए जाते हैं। दोनों एफआईआर के लिए जमानत बॉन्ड का सिर्फ एक सेट होगा। इसके अलावा हम ये भी निर्देश देते हैं कि इस मामले के विषय से संबंधित मुद्दों पर कोई लेख या कोई ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए और ना ही कोई भाषण दिया जाना चाहिए। मतलब यह है कि प्रोफेसर अली खान बाहर आकर इस विषय पर कि मैंने पोस्ट में ये कहा था, वो कहा था, इस विषय पर नहीं बोल सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा। साथ ही भारत द्वारा हाल ही में सामना किए गए संकट पर कोई, मतलब ये जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध और जो तनाव वाली स्थितियां हैं, इस पर कोई टिप्पणी करने से इनको अभी रोका है। जो भारतीय धरती पर एक आतंकवादी हमला था या हमारे राष्ट्र द्वारा की गई प्रतिक्रिया थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जमा करना होगा, यानी प्रोफेसर अली खान का पासपोर्ट जमा करने के लिए भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। अपमान करने वाला बयान कहाँ है? जब ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो जस्टिस कांत ने पूछा कि आपकी आपत्ति जायज़ है, सरकार को बोला कि आपकी आपत्ति जायज़ है, लेकिन जब आपकी कोर्ट ने बिना किसी आपत्ति के इसे दर्ज कर लिया है तो हमें बताइए कि मिस्टर राजू की वो बयान कहाँ है जिसमें उन्होंने महिला अधिकारियों का अपमान किया है। महिला आयोग द्वारा दर्ज एफआईआर में यह वह लिखा है, लेकिन वकील द्वारा तैयार की गई कोई बात हमें दिखाइए कि उन्होंने महिला सैन्य अधिकारियों का अपमान कहां पर किया है। अगर ऐसा है तो यह गंभीर है। इस पर एएससी राजू ने कहा, जो उनके वकील हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि मुझे याचिका देखने दीजिए। उन्होंने कर्नल सोफिया पर कुछ टिप्पणियां की हैं। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के समक्ष प्रोफेसर की ओर से कपिल सिब्बल ने जो दलील है वो देना, उसके बाद, क्योंकि इनके वकील कपिल सिब्बल थे और कपिल सिब्बल बड़े वकील माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एफआईआर द्वारा पीड़ित तमाम सारे उन लोगों के मुकदमे, कई मुकदमे फ्री में भी वो लड़ते हैं। कपिल सिब्बल ने जो है जवाब देना शुरू किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप बयान देखें जिसके आधार पर उन पर आपराधिक दोष लगाए गए हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा ये कहाँ पोस्ट किया गया था। सिब्बल ने जवाब में कहा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इसके बाद सिब्बल ने महमूदाबाद का बयान पढ़ना शुरू किया। सिब्बल ने कहा कि ये बहुत ही देशभक्तिपूर्ण बयान है। फिर जस्टिस कांत ने कहा कि चलिए आगे पढ़िए। सिब्बल ने बयान पढ़ने के बाद जस्टिस कांत से पूछा कि वो किसको संबोधित कर रहे हैं, मतलब उस जो वो लेख लिखा था
प्रोफेसर महमूदाबाद ने, उस बयान में वो लेख में किसको संबोधित, किसको कह रहे हैं, टारगेट किसको कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि मीडिया चला रहा था कि कराची पर कब्जा, लाहौर पर कब्जा। फिर जस्टिस कांत ने कहा कि उन्होंने युद्ध के कारण सेना के जवानों के परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया और फिर राजनीति में पड़ गए। सिब्बल ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि वे दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को संबोधित कर रहे हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि हाँ, ये स्पष्ट है कि वो टिप्पणीकारों को संबोधित कर रहे हैं। सिब्बल ने आगे की इसके बाद लाइनें पढ़ी और उसके बाद जब सब कुछ सुना, सब कुछ समझा जस्टिस साहब ने, तो उसके बाद अंतरिम जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है और बेल बॉन्ड भरने के लिए प्रोफेसर अली खान को कहा गया है और इनका पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया है। अब मेन मसला ये है कि प्रोफेसर अली खान ने कहा क्या था वो भी दर्शकों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि खबर अभी अपडेट हो रही है कोर्ट में और क्या क्या कहा गया। जितनी जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। सीजेएम कोर्ट में ये मामला सोनीपत के इनके चल रहा था। सीजेएम का जो मतलब होता है कि एक सीजेएम की जो कोर्ट होती है, ये कोर्ट ज़्यादातर आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है और जिला स्तर की कोर्ट होती है, वो सीजेएम कोर्ट होती है, जिसमें इनका मामला चल रहा था, जहां से इनको कल न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब मसला ये है कि इन्होंने ऐसा लिखा क्या, दर्शक फिर से सुनना चाहेंगे तो हम फिर से सुनाना चाहेंगे, फिर से उनको बताना चाहेंगे। मैं उनका इंग्लिश में जो लेख उन्होंने लिखा था फेसबुक के ऊपर, अब दर्शक अपनी कोर्ट में इसको कसें, सोचें, समझें कि इसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से इनको सीधे प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मंत्री इस बात को कहता है कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है, वो खुला छुट्टा घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गिरफ्तार करने के लिए नहीं कहा है और हाई कोर्ट ने तो डंडा लगाते हुए, फटकार लगाते हुए कहा था कि एफआईआर दर्ज करो, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर को ऐसे ढंग से लिखा था कि जिससे चींटी भी जेल ना जा पाए, उस पर भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी। खैर प्रोफेसर ने क्या लिखा था एक बार मैं पढ़कर बता देता हूँ, सुना देता हूँ। प्रोफेसर ने 8 मई को 11:48 पर फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दृष्टि से भारत ने वास्तव में, ये 8 मई का मतलब ये है कि जब ये मसला चल रहा था तब प्रोफेसर ने लिखा कि राजनीतिक दृष्टि से भारत ने वास्तव में एक नए चरण की शुरुआत की है, जिसमें पाकिस्तान में सैन्य और आतंकवादी यानी गैर राज्य तत्वों के बीच की सीमा रेखा धुंधली हो गई है। किसी भी आतंकी गतिविधि की प्रतिक्रिया में अब पारंपरिक सैन्य जवाब मिलेगा और इसका सीधा दबाव पाकिस्तानी सेना पर है कि वो अब आतंकवादियों और गैर राज्य तत्वों की आड़ लेकर खुद को ना बचा सके। पाकिस्तानी सेना ने काफ़ी लंबे समय से गैर राज्य तत्वों का सैन्यीकरण कर क्षेत्र को अस्थिर किया है। गैर राज्य तत्वों का इनका कहने का मतलब है, ये कहते हैं कि हमारे आतंकवादी नहीं हैं, हम इनको नहीं पालते हैं। अच्छा। ये हाँ, तो उनको यहाँ पर इन्होंने हाँ गैर राज्य तत्व लिखा है कि कहते हैं गैर राज्य तत्वों का सैन्यीकरण कर क्षेत्र को अस्थिर किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को पीड़ित दिखाने की पाकिस्तान कोशिश करता है ताकि हालिया हमलों में भी यही मसला जो है, इन हमलों में भी इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों की पारंपरिक धारणाओं को पूरी तरह पलट दिया है, क्योंकि अब आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया सीधे सैन्य कार्रवाई से दी जाएगी और आतंकवादी और राज्य प्रायोजित तत्वों में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। जो मोदी कह रहे थे वो ये भी कह रहे हैं। इस बदलाव के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों ने सावधानी पूर्वक ये ध्यान रखा कि सैन्य और असैन्य ठिकानों पर हमला ना हो ताकि अनावश्यक टकराव ना हो। वही बात कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे, वही बात कह रहे हैं जो सेना कह रही थी। संदेश स्पष्ट है, अगर आप अपने आतंकवाद की समस्या नहीं सुलझाएंगे तो हम सुलझा देंगे। मींस कि भारत पाकिस्तान की आतंकवाद की समस्या सुलझा देगा, ये कह रहे हैं। दोनों पक्षों पर नागरिक जीवन की क्षति दुखद है और यही मुख्य कारण है कि युद्ध से बचना चाहिए। इसमें भी कुछ उन्होंने गलत नहीं लिखा है। कुछ लोग युद्ध की वकालत करते फिरते हैं, जबकि उन्होंने ना युद्ध देखा न किसी संघर्ष क्षेत्र में कभी रहे। मॉक सिविल ड्रिल, डिफेंस ड्रिल में भाग लेने से आप सैनिक नहीं बन जाते हैं। एक कटाक्ष किया उन्होंने, जो मॉक ड्रिल की बात कही गई थी कि भाई लेटो, सब लोग लेट कर दिखाओ, छिप कर दिखाओ 7 तारीख वाली, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि मॉक ड्रिल कर लेने से आप सैनिक नहीं बन जाते हैं। और यहाँ पर आप
आप उनको इनको ये बात बार बार कह रहे हैं, जो जस्टिस साहब ने कहा कि वो संबोधित क्या कर रहे हैं, इनको उनको इनको इनको लिख रहे हैं, वो कह किसको रहे हैं? सिब्बल से ये पूछा। खैर, यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि आप मॉक ड्रिल में भाग लेने से सैनिक नहीं बन जाते हैं और ना ही आपको उन लोगों के दर्द का अंदाजा हो सकता है। दक्षिणपंथी लोगों को कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये उन लोगों को कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, जिन्होंने आगे कहते हैं कि और ना आपको उन लोगों के दर्द का अंदाज़ा हो सकता है जिन्होंने युद्ध या संघर्ष में अपनों को खोया है। युद्ध क्रूर होता है, इसका सबसे ज़्यादा असर गरीबों पर होता है, जबकि इसका लाभ केवल राजनेताओं और रक्षा कंपनियों को मिलता है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि युद्ध अपरिहार्य भले हों, लेकिन राजनीतिक संघर्ष कभी सैन्य हल से नहीं सुलझे हैं। मैं इस बात से खुश हूं कि कई दक्षिणपंथी कमेंटेटर कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं। यहाँ पर विवाद है, इस जगह पर विवाद है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला आयोग की अध्यक्ष हरियाणा की और भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग का नेता, इन दोनों ने मिलकर एफआईआर की, उस पर ये पकड़े गए। कोई बाहरी एफआईआर करने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की एफआईआर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है उनने पकड़ा और ठीक आगे ये लिखते हैं, मैं इस बात से खुश हूँ कि कई दक्षिणपंथी कमेंटेटर कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना करते हैं, पर शायद उन्हें उतनी ही जोर से उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए जो भीड़ की हिंसा, मनमाने बुलडोजर और बीजेपी की नफरत की राजनीति का शिकार बने हैं। महिला सैनिकों द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने का दृश्य प्रतीकात्मक रूप से जरूरी था, लेकिन अगर वो धरातल पर हकीकत में तब्दील नहीं होता है तो वो सिर्फ एक पाखंड है। यहाँ पर ये महिला सैनिकों का अपमान करते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन लाइनों में जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, वो एक प्रतीक की बात कर रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह और हमारे भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स हैं या फिर मिस्री साहब जो हैं, तो तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, जिससे भारत की एकता और ताकत दिखाई देती थी। जो लोग ये कहते, जो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भाई भारत की सरकार में या फिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया है जब से भाजपा आई है, या इस तरीके की जो जहाँ पर वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर ये कहते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से ये दृश्य बहुत अच्छा है कि कर्नल सोफिया एक तरफ बैठी हैं और दूसरी तरफ व्योमिका सिंह बैठी हैं, फिर मिस्री बैठे हुए हैं और दुनिया को दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं कि भारत में कोई धर्म, कोई संप्रदाय, सब अलग अलग नहीं है। देखिए सब लोग एक साथ और दहाड़ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ रहे हैं। आगे कहते हैं कि अगर वो धरातल पर हकीकत में तब्दील नहीं होता है, किसमें, भीड़ की हिंसा, मनमाने बुलडोजर और लिंचिंग फिंचिंग वाले मामलों पर अगर वो धरातल पर तब्दील नहीं होता है तो सिर्फ वो एक पाखंड होगा। जब एक प्रमुख मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, ओवैसी की तरफ कह रहे हैं, जब एक प्रमुख मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और पाकिस्तानियों ने उसे ट्रोल किया, तो भारत के दक्षिणपंथी ने कहा कि वो हमारा मुल्ला है। ये बात मज़ेदार लग सकती है, लेकिन ये दिखाती है कि कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिक सोच ने भारतीय राजनीति को किस हद तक प्रभावित किया है। मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एक क्षणिक झलक थी, एक भ्रम और संकेत मात्र उस भारत की जिसने पाकिस्तान के निर्माण की मूल सोच को नकार दिया था। जैसा कि मैंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर आम मुसलमानों की हकीकत सरकार द्वारा दिखाए गए फ्रेम से अलग है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दिखाती है कि एकता में बंधा भारत अपनी विविधता में पूरी तरह से एक विचार के रूप में नहीं मरा है। जय हिंद। अपने चीज़ों को, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, इंडिया से बाहर से पढ़कर वो आए हैं, तो वो इस लेख में, पूरे लेख में कहीं भी डायरेक्टली सेना का अपमान या कहीं पर भी सेना को नीचा दिखाना, इस तरीके की चीज़ करते हुए इस लेख में दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो कटाक्ष जरूर कर रहे हैं कि अगर कर्नल सोफिया कुरैशी या दूसरे विंग कमांडर लोग साथ में बैठकर दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि हम एक हैं, तो फिर भारत के भीतर जो चीज़ें हो रही हैं उस पर भी हमें एक होना चाहिए, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने पूछा। अब मसला ये है कि जब एक मुस्लिम प्रोफेसर इनडायरेक्टली कटाक्ष के वे में भी अपनी बात नहीं कह पा रहा है, उसको अपनी बात कह रहा है और उसको जेल में डाल दिया जा रहा है डायरेक्ट, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपना मंत्री सीधे डायरेक्ट कह रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो फिर ये कानून का कौन सा दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है
कि प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई है और उनको शर्तों के साथ ज़मानत दे दी गई है और हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अब आगे क्या होता है हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से प्रोफेसर महमूदाबाद का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठ रहे थे कि विजय शाह को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर प्रोफेसर को अंतरिम जमानत दिया जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के रूप में भी नजर आ रहा है। फिलहाल पूरी जानकारी हमारे साथ भरत जी ने जो शेयर की है उस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।